यूक्रेन में शहर शहर खंडहर सा मंजर है। तबाही के मंजर की भयानक तस्वीर चारों तरफ बिखरी पड़ी है। धमाकों की गूंज और रॉकेट की रफ्तार से गोलाबारी जारी है। युद्ध के 22वें दिन रूस के हमले से यूक्रेन लहूलुहान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महायुद्ध। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रूस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ओर से आए युद्ध रोकने के आदेश पर ऐसा लगता है मानो ध्यान ही नहीं दिया। रूस अपनी रफ्तार से हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन के शहर लगातार खंडहर बन रहे हैं। इधर युद्ध की खबरों के बीच मरुधरा में बहनें होली मना रही हैं और यूक्रेन से लौटे अपने भाइयों के बीच माला घुलाई की रस्में निभाकर होली सेलिब्रेट कर रही हैं। और देखिए, अपडेट बता रहे हैं आपको। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में ब्रिटेन ने एक बड़ा दावा किया है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने रूस को लेकर एक बड़ा दावा किया है। इसे आप खुलासा भी कह सकते हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस का कहना है कि यूक्रेन के अंदर युद्ध कर रही रूसी सेना में तालमेल नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान रूस और उसकी सेना को ही हुआ है। यूक्रेन की सेना में भी बेहतरीन तालमेल देखने को इस बीच मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह की वॉर की सिचुएशन है, तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं, तमाम तरह की घटनाएं लोगों के बीच पहुंच रही हैं। कई वीडियोस हैं जो कि सामने आ रहे हैं, जिनमें हमले और हमले के बाद की विभीषिका लोगों के सामने आ रही है। इस बीच ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने एक बड़ा दावा किया है। उनका यह कहना है कि युद्ध के भीतर जो वॉर चल रही है, माफ कीजिएगा, यूक्रेन के भीतर जो वॉर चल रही है उसमें कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल रूसी सेना में नहीं दिख रहा है। और जो अब तक नुकसान हुआ है तो सबसे ज्यादा नुकसान रूस और उसकी सेना को ही हुआ है। इधर ब्रिटिश इंटेलिजेंस का यह भी कहना है कि यूक्रेन की जो सेना है उनमें बेहतर कोऑर्डिनेशन है, बेहतरीन तालमेल के साथ वो अपने मोर्चों पर डटे हुए हैं और जंग लड़ रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग का आज 22वां दिन है। रूस लगातार यूक्रेनी शहरों में नागरिक इलाकों पर बमबारी कर रहा है। रूस ने मारियुपोल में एक ड्रामा थिएटर और एक स्विमिंग पूल पर बमबारी की। इन दोनों जगहों पर 1000 से ज्यादा आम नागरिक शरण लिए हुए थे। चारों तरफ खौफ का मंजर, हर तरफ बस तबाही के निशान। रूसी हमले में यूक्रेन लहूलुहान होता जा रहा है। रूस के लगातार हमलों से यूक्रेन के शहर तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें ढेर हो रही हैं। जो यूक्रेन कुछ समय पहले तक पर्यटकों को आकर्षित करता था, वहां आज बम धमाकों की आवाज और हवाई हमले का सायरन सुना जा रहा है। अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों की ओर से लगाए जा रहे प्रतिबंधों से अलग रूस के हमलों में कोई कमी नहीं आ रही। कोई नहीं जानता कि ये युद्ध कब तक चलेगा, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच चल रही पीस डील को लेकर एक अहम खुलासा किया है। पुतिन ने कहा है कि कुछ मुद्दों पर सहमति बनती दिख रही है। खासतौर पर यूक्रेन को न्यूट्रल स्टेट रखने पर कीव सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। मॉस्को के टॉप नेगोशिएटर व्लादिमीर मेडेंस्की के मुताबिक यूक्रेन की ओर से ऑस्ट्रिया या स्वीडिश मॉडल की चर्चा की जा रही है, यानी यूक्रेन एक न्यूट्रल डिमिलिटराइज स्टेट बन सकता है जिसके पास अपनी मिलिट्री और नेवी होगी। जाहिर है रूस की मांग पूरी होती दिख रही है कि ज़ेलेंस्की अब नाटो से ना जुड़ने पर राजी हो रहे हैं।
रूस यूक्रेन के बीच एक तरफ तो शांति वार्ता जारी है तो दूसरी ओर यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी सेना भीषण बमबारी कर रही है, जिसमें बेकसूर आम आवाम मारी जा रही है। जंग के 22वें दिन रूस के मारिउपोल में एक ड्रामा थिएटर और एक स्विमिंग पूल नेपट्यून पर हवाई बमबारी की है। इन दोनों जगह पर 1000 से ज्यादा आम नागरिक शरण लिए हुए थे, जिनमें से 80% बच्चे और औरतें थीं। राजधानी कीव पर रूस की सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें कीव के एक अपार्टमेंट, एक सबवे स्टेशन और बाकी असैन्य ठिकानों पर दागी गई। मिसाइलों के अलावा कीव पर तोपों से भी हमला किया गया। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक रूस से किए जा रहे ये हमले सुनियोजित नजर आ रहे हैं। दरअसल अब तक रूस दावा करता रहा है कि वो सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ही हमला कर रहा है, लेकिन मानवीय गलियारा देने के बाद रूस की सेना कीव में हर इमारत को निशाना बना रही है और 24 घंटे के युद्ध में यूक्रेन की पूरी राजधानी बारूदी बारिश से छलनी नजर आ रही है। समुद्र तट पर बसे शहर ओडेसा को यूक्रेन का मोती कहा जाता है, लेकिन रूसी मिसाइलों ने इस शहर को खंडहर बना दिया है। इस शहर पर रूस की नेवी ब्लैक सी यानी काला सागर से मिसाइल हमले कर रही है और 24 घंटे के अंदर शहर पर 500 मिसाइलें ताबड़तोड़ बरसाई हैं। जिस ओडेसा के बारे में कहा जाता है कि शहर कभी सोता नहीं है, वहां रूसी हमले के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। शहर में दुकान, दफ्तर सब बंद पड़े हैं और इस शहर की सुरक्षा के लिए लोग खुद सैनिक बनकर सेना का साथ दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने ओडेसा पर बमबारी को हिस्टोरिकल क्राइम कहा है, लेकिन रूस काला सागर से जुड़े इस हिस्से को आइसोलेट कर देना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस बीच खबर है कि जंग में रूस ने अपना ऐसा खुफिया हथियार मैदान में उतार दिया है जिसने यूक्रेन की नाक में दम करके रख दिया है। बेगुनाह मौत के मुंह में समा रहे हैं। यूक्रेन लगातार रूस पर वॉर क्राइम का आरोप लगा रहा है। इस बीच अमेरिकी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस ने अब अपने सीक्रेट हथियार बाहर निकाल लिए हैं। रूसी सेना अपने सबसे डेडली सीक्रेट वेपन डेकॉय डार्ट से हमले कर रही है। ये नाम इसलिए क्योंकि वो दिखने में किसी डार्ट की तरह ही है। सोशल मीडिया पर तो रूस के इस खुफिया हथियार की तस्वीरें काफी वायरल हैं, जिनमें करीब 1 फुट लंबे इस हथियार का आगे का हिस्सा सफेद और पिछला हिस्सा नारंगी नजर आया है। रूस ने अपनी इस्कंदर एम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर यूक्रेन के पसीने छुड़ा दिए हैं। ये भी खबर है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम इस्कंदर मिसाइलों को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहे। ऐसे में इन डार्ट मिसाइलों की तस्वीरें सामने आने के बाद रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ये ही वो हथियार हैं जो यूक्रेन के एयर डिफेंस से रूस की इस्कंदर मिसाइलों को बचा रहे हैं, क्योंकि ये हथियार एयर डिफेंस सिस्टम को ही कंफ्यूज कर देते हैं। बताया गया कि रूस की इस्कंदर मिसाइलें यूक्रेन में डार्ट जैसे दिखने वाले रॉकेट नुमा हथियार छोड़ रही है। यह हथियार ऐसा रेडियो सिग्नल पैदा करता है कि यूक्रेन के रडार ही गच्चा खा जाते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम रूस के खुफिया हथियार को ही अपनी तरफ आता मुख्य हथियार मान लेता है। इससे होता क्या है कि असली दुश्मन यानी इस्कंदर मिसाइल रडार से बच जाती है और यूक्रेन पर कहर ढा देती है। अमेरिकी संसद के वर्चुअली संबोधन में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के हर शहर में आसमान से मौत बरस रही है। ऐसे में उन्हें अमेरिका की मदद चाहिए। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से आधुनिक और घातक हथियारों की मांग की है और पूछा है कि आखिर अमेरिका यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित क्यों नहीं कर रहा। रूसी हमलों से पूरा यूक्रेन त्राहिमाम कर रहा है। यूक्रेनियन राजदूत ने भी कहा कि हमारे बच्चों को इन हमलों से बचाना होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। यूक्रेन पर हमला, रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को वैश्विक मंजूरी मिलने की राह में रोड़ा बनकर आ गया है। WHO ने इस कोविड-19 वैक्सीन को फिलहाल इमरजेंसी यूज अप्रूवल देने में हाथ खड़े कर दिए हैं। WHO का कहना है कि यूक्रेन पर हमले के कारण रूस पर लगी पाबंदियों के चलते उसकी टीम इस वैक्सीन के डेवलपमेंट से जुड़े डेटा की जांच नहीं कर सकती, लिहाजा डेटा की जांच होने तक मंजूरी देना भी संभव नहीं है। WHO की तरफ से इमरजेंसी यूज अप्रूवल नहीं मिलने पर उन लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है जिन्होंने इस कोरोना वैक्सीन की खुराक ली है। दरअसल इस वैक्सीन को दुनिया के 70 देशों के हेल्थ रेगुलेटर्स ने अपने स्तर पर इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया हुआ है, इनमें भारत भी शामिल है। यूक्रेन और रूस में छिड़ी जंग का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। इस बीच नाटो की एक कवायद से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। नाटो में शामिल होने की यूक्रेन की जिद ने रूस को इतना भड़काया कि वो उस पर हमला कर बैठा। चंद मुल्कों को छोड़ दें तो पूरी दुनिया रूस पर पाबंदी लगाकर उसे अलग थलग करने की कोशिश में जुटी है, जिसका रूस पर कोई असर नहीं दिख रहा। युद्ध के बीच रूस को बार बार भड़काने की कोशिश नाटो कर रहा है। नॉर्वे की ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। जी हां, यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच नाटो ने रूस की सीमा के पास नॉर्वे में जोरदार शक्ति प्रदर्शन शुरू किया है। इस सैन्य अभ्यास में 30,000 सैनिक, 50 जंगी जहाज और 200 फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं। नाटो ने नॉर्वे में एक एयरक्राफ्ट कैरियर, एक डिस्ट्रॉयर जहाज और एक अटैक सबमरीन को भेजा है। माना जा रहा है कि सैन्य अभ्यास के जरिए नाटो यूक्रेन में कहर बरपा रही रूसी सेना को उत्तरी यूरोप के मोर्चे पर सख्त संदेश देने की तैयारी में है। ये 30,000 सैनिक 28 यूरोपीय देशों और अमेरिका के हैं। माना जा रहा है कि ये युद्धाभ्यास अगले 1 महीने तक चलेगा। इस युद्धाभ्यास के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नॉर्वे की 200 किलोमीटर जमीनी सीमा रूस से लगती है। इस अभ्यास को कॉल रिस्पॉन्स नाम दिया गया है। यह अभ्यास रूस की सीमा से मात्र कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। अभ्यास के दौरान ये सैनिक नॉर्वे के समुद्र तटीय इलाकों में जंगी जहाज से उतरकर छापा मारने का अभ्यास करते देखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स भी हिस्सा लेगा और उसके साथ फ्रिगेट HMS रिचमंड समेत कई घातक जंगी जहाज हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे एकीकृत बहुपक्षीय सेना नॉर्वे और यूरोप के उत्तरी तट को आधुनिक दुश्मन से रक्षा करेगी। ब्रिटेन का इस अभ्यास में हिस्सा लेना यह दर्शाता है कि वो यूरोप की सुरक्षा और नाटो सहयोगियों के साथ मजबूत रिश्तों के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि रूस यूक्रेन में अपने हमलों को तुरंत रोक दे। ICJ ने अपने आदेश में कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध के विवाद को आगे न बढ़ाएं। चौबीस फरवरी को शुरू हुई रूस और यूक्रेन के बीच की जंग का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। रूस की मंशा थी कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करके इस जंग को जीत लेगा। करीब 1 मार्च को रूस ने कीव पर कब्जा जमाने के लिए 3 मील लंबा सेना का बड़ा लाव लश्कर रवाना किया था, मगर उसे सफलता हाथ नहीं लगी। इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ ही साथ ही रूस को भी कम क्षति नहीं पहुंची। इस बीच रूसी सेना कीव के चारों तरफ घेराबंदी की कोशिश में लगी हुई है, मगर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं रूस और यूक्रेन के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। यही वजह है कि रूस की ओर से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की विश्व समुदाय से मदद मांग रहे हैं। इस बीच ज़ेलेंस्की को तब बड़ी जीत मिली जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूस को हिदायत दी कि वो यूक्रेन पर अपने हमले तुरंत रोके। ऐसे में सवाल है कि क्या अब रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले बंद हो जाएंगे?
कीव पर कब्जा किए बगैर रूस मान जाएगा? ये तमाम सवाल अभी बेमानी हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नियम अमेरिका और रूस पर लागू नहीं होते। इसलिए ये मान लेना कि कीव पर कब्जा किए बगैर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमले बंद कर देंगे, सही नहीं होगा। इसके पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि रूस को अब हमले रोकने ही होंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला उस पर बाध्यकारी होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार विश्व समुदाय से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच उन्होंने अमेरिकी संसद को संबोधित किया और कहा कि हमें अभी आपकी ज़रूरत है। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि वे युद्ध नहीं चाहते, वे शांति चाहते हैं। पूरी दुनिया उनकी मदद करे और युद्ध रोकने की पहल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चलिए आपको अब दिखाते हैं एक ऐसा फुटबॉल मैच जिसमें पुतिन और जेलेंस्की एक साथ खेलते नजर आए। इतना ही नहीं, भगवान शिव से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मैच में अपना दमखम दिखाया। मन रंग लो, भूल जाओ सब वैर, प्यार लुटाओ एक दूजे पर यहाँ न कोई गैर। भाईचारा, प्यार, मोहब्बत होली यही सिखाती है, नफरत तो बस नाशमूल है, सबको यही बताती है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दौरान भले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आमने सामने होकर बातचीत न कर पा रहे हों, लेकिन बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्यस्थता के बाद दोनों में समझौता हुआ और पुतिन और जेलेंस्की एक ही टीम में शामिल होकर मैच खेलते नजर आए। चौंकिए मत, ये नजारा है बीकानेर में होली पर आयोजित होने वाले फागणिया फुटबॉल मैच का, जहां मैच के बाद यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति ने भाईचारे का संदेश दिया। ये रूस का राष्ट्रपति हमारे देश को तबाह करने पे लगा हुआ है। हम पुजारी बाबा से निवेदन करने यहाँ आए हैं। आप बहुत बड़े संत हैं और आप यहाँ पर एक ऐसा संदेश दें, एक शांति का, एक प्रेम का, एक दोस्ती का मैसेज लेकर के हम पति और पत्नी, हम हस्बैंड और वाइफ दोनों यहाँ पर आए हैं। मैं रूस के प्रेसिडेंट को ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस युद्ध को छोड़ें। कितना लोग मर चुका है, कितना लोग बेघर हो चुके हैं। और हमने जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात की। वो मेरे छोटे बेटे या भाई की तरह है। हम बैठ के हम आपस में बैठ के बात करेंगे। इनको हमने कहा था कि आप जिद मत करो, अमेरिका के साथ मत जाओ, नाटो के साथ मत जाओ, लेकिन इन्होंने जिद नहीं छोड़ी। शांति प्रिय भारत और शांति प्रिय रूप से सभी देश में शांति रखना चाहता हूं। मैं दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के लिए एक शांति का पैगाम देना चाहता हूं कि दोनों के बीच में मिलकर ऐसा रास्ता पैदा करें, उसके जो तीसरा रास्ता है वह शांति पैदा होगी। होली की मस्ती के लिए शहर में पिछले कई सालों से फागणिया फुटबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग स्वांग के रूप में पात्र फुटबॉल का मैच खेलते हैं। इस दौरान लोग देश विदेश में चल रही घटनाओं का चित्रण करते हैं। कोई पीएम नरेंद्र मोदी तो कोई रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की तो कोई पाक प्रधानमंत्री इमरान खान और पंजाब का सीएम भगवंत मान बना हुआ था। होली की ठिठोली में महिला और पुरुष टीम के बीच मैच खेला गया। महिलाओं की टीम में वसुंधरा राजे, प्रियंका चोपड़ा, जेलेंस्की की पत्नी ओलेना, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण आदि शामिल थे। तो पुरुषों की टीम में भगवान शिव, रक्षक, पुष्पराज, सैनिक, धोनी, साईं बाबा गोल पर निशाना साधते हुए नजर आए। इस मस्ती भरे आयोजन में महिलाओं की टीम ने 5-3 से विजय प्राप्त की। ये हास्य व्यंग से परिपूरित एक बहुत अच्छा सा उत्सव है, जिसमें न केवल बीकानेर को, पूरे राज्य को, पूरे राष्ट्र को, बल्कि पूरे विश्व को मैसेज देने की यहाँ पर और हंसी ठिठोली के माध्यम से, व्यंग के माध्यम से अपनी बात पहुँचाने का यहाँ पर परंपराएं रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आगे भी कायम रहेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हास्य और व्यंग का, खुशियों का त्यौहार है। हम सब
आज इस कार्यक्रम के माध्यम से खुश हों और खुशियाँ बांटें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको बहुत बहुत हैप्पी होली। होली शांति और सद्भाव की राह है। प्रकृति का ये संस्कार आपसी वैर भुलाने का एक पावन त्योहार है। तो होली की उमंग में छिपे इस संदेश को समझिए और भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारिए। बीकानेर की होली अपनी अल्हड़पन के वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है और इसी का नज़ारा आज यहाँ देखने को मिला, जहाँ फागणिया फुटबॉल के माध्यम से स्वांगों ने अलग अलग स्वांग धर के फुटबॉल का मैच खेला और लोगों को इस होली के रंग में रंगने का प्रयास किया। बरसों से ये मैच इसी तरह से खेला जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि बीकानेर की होली बरसाने से होली से किसी भी रूप में कम नहीं मानी जा सकती। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित वतन वापसी करने वाले स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। यूक्रेन और पोलैंड से ऑनलाइन क्लासेस संचालित हो रही हैं। स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस तो ले रहे हैं, मगर उन्हें भविष्य की चिंता भी सता रही है। ऑनलाइन स्टडी के साथ प्रैक्टिकल नहीं होने से उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। श्री गंगानगर की छात्रा अनन्या ने बताया कि MBBS स्टूडेंट्स के लिए थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी जरूरी है, इसलिए भारत सरकार को यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में श्री गंगानगर सहित मरुधरा के सारे बच्चे सकुशल वापस अपने घर लौट आए, लेकिन घर लौटने के बाद में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आई वो थी उनकी पढ़ाई का जारी रखने का, क्योंकि श्री गंगानगर जिले में भी कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी डिग्री कंप्लीट होने में मात्र 2 से 4 महीने ही बचे थे, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है। अभी हम श्री गंगानगर की अनन्या के साथ मौजूद हैं और अनन्या अभी MBBS सेकेंड ईयर की वहाँ पढ़ाई कर रही थी। हम उन्हीं से जानते हैं। अनन्या, अब आप सेफली घर तो लौट आए, लेकिन अब पढ़ाई को लेकर भी कहीं ना कहीं कोई सस्पेंस बना रहता है कि आगे पढ़ाई कैसी होगी, क्योंकि हालात अभी भी नॉर्मल नहीं है। तो अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है पढ़ाई को लेकर और किस तरह से आप अपनी एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं? सर, अभी पढ़ाई को लेके तो ऑनलाइन स्टडी शुरू हो गई है 14 मार्च से, लेकिन हम उसमें इतना सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत फ़र्क है और इसी वजह से वहाँ की जो कंडीशन है तो उसको देखते हुए मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें यहीं पे सीट अलॉट की जाए, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन डे बाय डे वर्स होती जा रही है। तो ऑनलाइन भी आई डोंट नो कब तक चलती है, ये भी हमें नहीं पता, कुछ सर्टेनिटी नहीं है अभी। अच्छा, ऑनलाइन जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें लगभग कितना टाइम दे रहे हैं आप रोज़? सर, मैं 11:30 से लेकर 7 बजे तक उसमें हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है, जिसके अंदर गैप्स देते हैं वो, लेकिन फिर भी बहुत हेक्टिक होता है वो। अच्छा, MBBS आप कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में है और पूरा का पूरा ये जो कोर्स है ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, तो ऑनलाइन क्या प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं? नहीं सर, सिर्फ वीडियोस के थ्रू वो हमें समझाते हैं, लेकिन ऑफलाइन में वो हमें प्रैक्टिकल करवाते हैं, इसीलिए ये बहुत ड्रॉबैक है कि हम ऑनलाइन स्टडी। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।